QKIS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्यूकाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एनसीईआरटी क्लास 12 में चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे। नियोजित विकास की रणनीति क्या थी उस समय की, और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कैसे होती है। हमारे यहाँ योजना आयोग ने कैसे पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का निर्णय लिया, कैसे पंचवर्षीय योजना बनाई गई, और योजना आयोग ने जो है पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किन किन सेक्टर में विकास करने का निर्णय लिया था, इसको हमें देखना है। और नियोजित विकास बहुत महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि प्री और मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको समझना जानना बहुत जरूरी है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये इंडियन पॉलिटी क्लास 12 एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है, नियोजित विकास की रणनीति। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर आपको बता दिया है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आर्थिक विकास कैसे भारत में निर्णय लिया गया, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना को कैसे अपनाया गया, हमें यहाँ पे पढ़ना है डिटेल में, और उसके राजनीतिक फैसले कौन से लिए गए विकास के लिए, यहाँ पे हमें इसको डिटेल में देखना है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। लिखा हुआ है आपका, इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। क्यों? क्योंकि उड़ीसा में याद रखिएगा यहाँ पे लोहा भी पाया जाता है, कोयला भी पाया जाता है। तो याद रखना यहाँ पर निवेश हुआ किस हिसाब से, इस्पात के लिए, क्योंकि यहाँ लोहा पाया जाता है और यहाँ इस जो है आपको कोयला भी पाया जाता है। उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था और अभी इसका दोहन बाकी था। दोहन मतलब इसका उपयोग होना बाकी था। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लौह अयस्क की इस अप्रत्याशित मांग को भुनाना चाहा। उसने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। मतलब कि उड़ीसा सरकार ने लौह अयस्क का उपयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे जो है अनेक कंपनियों से उन्होंने बात किया और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी जो है बड़ी संख्या में सामने आएंगे। लौह अयस्क के ज्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाकों में थे, जैसे खास करके इस राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में, क्योंकि वहां पर जो है आपका लोहा का भंडार सबसे ज्यादा था। आदिवासियों को डर है कि अगर यहाँ उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर बार को से विस्थापित होना पड़ेगा और आजीविका भी छिन जाएगी। पर्यावरणविदों को इस बात का भय है कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। मतलब कि वहां पे उड़ीसा में आदिवासियों को भी डर था और जो पर्यावरण को मानने वाले लोग थे उनको भी डर था। केंद्र सरकार को लगता था कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। तो सरकार के सामने मजबूरी था कि जो है अनुमति देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर खनन नहीं होगा तो उससे जो है देश के सामने और भी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इस उदाहरण में कई तरह के हित सक्रिय हैं। ठीक है, जो है क्या आप इन बातों को पहचान सकते हैं? ठीक है, ऊपर के उदाहरण में संघर्ष के अहम बिंदुओं को कौन कौन से हैं? तो संघर्ष के बिंदु कौन कौन से हैं? एक तो आपका आदिवासियों का, एक तरफ आपका पर्यावरण का है। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा बिंदु भी है जिस पर सभी पक्ष राजी हो सके विकास का? उड़ीसा के विकास का मुद्दा एक था जहां पे सब राजी हो सकते थे। क्या इस मसले को इस भांति सुलझाया जा सकता है कि इससे संबद्ध सभी हितों को संतुष्ट किया जा सके? आप जैसे ही इन सवालों को पूछेंगे तो आपके सामने एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होगा कि उड़ीसा में किस तरह के विकास की जरूरत है। दरअसल इसकी जो है किसकी जरूरत को उड़ीसा की जरूरत कहा जाए, ये भी जो है हमें समझना होगा। तो इस पर कई तरह के क्वेश्चन इस पैराग्राफ में पूछे गए हैं, जिसका उत्तर आगे जो है मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ लिखा है राजनीतिक टकराव। क्या था राजनीतिक टकराव? इन सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता। इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तौला जाता है। साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ हानि में तुला कर मापना पड़ता है। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले द्वारा लिए जाने चाहिए, या कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मोहर जरूर होनी चाहिए। खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण है। जब याद है कहीं पे खनन का काम होता है तो ऐसी स्थिति में कई टकराव होते हैं, तो इसलिए हमें खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्रियों का जो है मत लेना बहुत जरूरी है कि वहां कोई बाद में कोई समस्या न उत्पन्न होने पाए। खनन
जो है अधगना खनन ऐसा चीज है जहाँ पे प्रदूषण ज्यादा होता है। जैसे आप झारखंड में देखेंगे धनबाद सबसे प्रदूषित शहर क्यों माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे खनन ज्यादा होता है। लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक ही निर्णय सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसी के अनुसार नीतियां तय की जाती हैं और नियम बनाए जाते हैं। जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं और जनप्रतिनिधियों को ही ऐसे फैसले लेने चाहिए, क्योंकि जनता की भावनाएं आहत ना हो और जनप्रतिनिधियों को ही राजनीतिक स्तर पर ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिससे देश का विकास टिका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद अपने देश में ऐसे कई फैसले लिए गए जो है, इनमें से कोई भी फैसला बाकी फैसलों से मुख फेर कर नहीं लिया जा सकता था। मतलब कि जितने फैसले लिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि उस फैसले को जल्दी में ले लिया गया या आनन फानन में ले लिया गया। सारे फैसलों को एक तरह से जो है एक निर्णय के तहत एक जो है एक स्ट्रेटजी के तहत उसको लिया गया। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल या तो कहें कि एक विजन से बंधे हुए थे। जितने निर्णय लिए गए वो आर्थिक विजन, आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके ही लिए गए थे। लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक जो है सामाजिक न्याय दोनों ही हैं। क्योंकि जो आर्थिक विकास अगर भारत का होना है तो हमें इसमें दो चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। पहला आपको ध्यान ये देना पड़ेगा आर्थिक समृद्धि, और दूसरा आर्थिक सामाजिक न्याय सबको मिल सके। जो पिछड़े वर्ग हैं के लोग हैं उनको इसका न्याय मिलना चाहिए। इस बात पर भी सहमति थी कि इस मामले को जो है व्यवसायी या उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। सरकार के इस फैसले में प्रमुख भूमिका निभाई थी। बहरहाल आर्थिक और समृद्धि को और सामाजिक न्याय भी मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए, इस सवाल पर मतभेद थे। मतलब सरकार ऐसा काम करे कि किसानों का, उद्योगों का और मजदूरों का नुकसान भी ना हो और उद्योग भी चला सके। क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने चाहिए? यह भी निर्णय लिया गया कि सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए या सरकार खुद कुछ उद्योगों को चलाए। अगर सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि की जरूरत के आड़े आता हो तो ऐसी सूरत में सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना चाहिए, ये भी एक सवाल खड़ा हुआ कि अगर मान लीजिए दो आपके सामने सवाल हो, एक सामाजिक न्याय और एक आर्थिक समृद्धि, तो दोनों में किसको चुना जाए, ये भी जो है एक सवाल खड़ा हुआ। लोगों को समझना पड़ा और हमारे देश के नेताओं को समझना पड़ा कि इसमें कौन सा निर्णय जरूरी है। तो याद रखिएगा, आर्थिक समृद्धि भी जरूरी है और सामाजिक न्याय भी जरूरी है, और दोनों को प्राप्त करने के लिए जब तक पैसा नहीं होगा, आर्थिक समृद्धि नहीं होगी, विकास नहीं होगा, सामाजिक न्याय तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, सबको हम न्याय नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव हुए जो आज तक जारी है। आज भी ये जो है सामाजिक न्याय की बात होती है, आर्थिक समृद्धि की बात होती है। जो फैसले लिए गए उनके राजनीतिक परिणाम सामने आए। इनमें से अधिकतर मसलों पर राजनीतिक रूप से कोई फैसला लेना ही था और इसके लिए राजनीतिक दलों ने जो है सलाह मशविरा करना जरूरी था। साथ ही जनता की स्वीकृति भी हासिल करनी थी। क्यों? अगर ऐसा नहीं होता तो जनता क्या कर देगी? विद्रोह कर देगी। इसी कारण भारत की राजनीति के इतिहास को जानने के लिए हमें विकास के जो है कथाक्रम को पढ़ना जरूरी है। अगर हमें आर्थिक इतिहास जानना होगा, राजनीतिक इतिहास जानना होगा भारत को, तो हमें एनसीईआरटी के इन सब चीज़ों को हमें क्रम वाइज पढ़ना होगा, क्योंकि एक बार हमें पढ़ना ही पड़ेगा एनसीईआरटी, चाहे हम पहले पढ़ें और चाहे बाद में पढ़ें। जब तक हम एनसीईआरटी ठीक से नहीं पढ़ते तब तक हमारे जो है दृष्टिकोण विकसित नहीं होते हैं। यहाँ एक शब्द आता है, बार बार आप लोग सुना होगा कि जो है वामपंथ और दक्षिण पंथ क्या होता है। तो वामपंथ और दक्षिण पंथ का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हमें समझना जरूरी है, क्योंकि ये सब इसी को हम कहते हैं आज सत्ता पक्ष और विपक्ष कहते हैं। तो जो वामपंथ होता है इसको हम विपक्ष की संज्ञा देते हैं और जो दक्षिण पंथ होता है इसको हम सरकार की संज्ञा देते हैं। तो आज भी वामपंथ है, दक्षिण पंथ है, तो इसका मतलब क्या होता है थोड़ा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जब विभिन्न देशों की राजनीति की बात होती है तो अक्सर वहां के राजनीतिक दल अथवा समूह का हवाला देते हुए कहा जाता है कि इस या उस पार्टी के या समूह की विचारधारा वामपंथी अथवा दक्षिणपंथी रुझान वाली है। कुछ लोग कहते हैं कि इस पार्टी विचारधारा वामपंथी है या दक्षिणपंथी, तो इसका मतलब क्या होता है? आपने ऐसा जिक्र जरूर ही पढ़ा होगा। दक्षिणपंथ अथवा वामपंथ शब्द से किसी राजनीतिक दल अथवा समूह के बारे में यह प्रकट होता है कि सामाजिक बदलाव को लेकर वह कौन सा पक्ष लेना या आर्थिक पुनर्वितरण में राज्य की भूमिका के बारे में उसकी क्या राय होगी।
अगर मान लो कोई राजनीतिक पार्टी दक्षिणपंथी होती है तो उसका मतलब क्या होता है, वो कैसे देश का विकास करेगी, ये उसका अलग दृष्टिकोण होगा। और जो वामपंथी है उनका दृष्टिकोण अलग होगा आर्थिक विकास का, लेकिन दोनों का उद्देश्य होता है देश का विकास करना, लेकिन तरीके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। वामपंथ से अक्सर उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो अर्थव्यवस्था के राज्य नियंत्रण के पक्ष में हैं और मुक्त प्रतिस्पर्धा पर राज्य विनिमय को प्राथमिकता देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वामपंथी उन्हें कहते हैं जो समाजवाद साम्यवाद को मानते हैं और वो चाहते हैं कि जो राज्य जितनी भी अर्थव्यवस्था हो उस पर राज्य का नियंत्रण हो, उसमें पूंजीपतियों का कोई भी योगदान ना हो। तो जो याद रखना, जो वामपंथी होते हैं पूंजी या खास करके पूंजी बाजार को, पूंजीपतियों को, निजीकरण को, और इसी को हम मुक्त प्रतिस्पर्धा कहते हैं, इसका ये लोग विरोध करते हैं। वहीं पर दक्षिण पंथ से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है। मतलब यह हुआ, ये लोग पूंजीवाद को मानते हैं और पूंजीवाद के द्वारा ही देश के विकास को ये एक रेखा खींचते हैं। यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब यह हुआ कि सरकार को हर जगह हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। जो बाजार होता है उसे पूरी तरह से पूंजीवाद को दे दिया जाए, उसी आधार पर तय हो और उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप ना करे। क्या आप बता सकते हैं कि 1960 के दशक में कौन से राजनीतिक दल वामपंथी और कौन से दक्षिणपंथी थे? आप इस दौर की कांग्रेस पार्टी को की तरफ रखेंगे तो कांग्रेस जो पार्टी थी, याद रखना वो कैसी पार्टी थी, याद रखना वो दक्षिणपंथी। लेकिन जो वामपंथी थे, कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो लोग कौन थे? वामपंथी थे। ठीक है, आज भी उनको हम वामपंथी कहते भी हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विकास की धारणाएं क्या हैं, विकास की क्या धारणाएं हैं और इसके बारे में क्या हमारा जो है इतिहास कहता है। अक्सर इन टकराव के पीछे विकास की धारणाओं का हाथ होता है, क्योंकि याद रखना सब एक ही बात करता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो सब एक ही बात करती है कि हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे, लेकिन विकास की धारणा क्या है, कैसे विकास करेंगे, ये हमें समझना जरूरी है। उड़ीसा के उदाहरण हमें पता चलता है कि इतना कह देने भर से बात नहीं बनती है कि हर कोई विकास चाहता है। जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं। याद रखना, किसी के लिए घर बना देना विकास है, तो किसी के लिए सड़क बना देना विकास है, तो किसी के लिए रोजगार विकास है, तो किसी के लिए जो है खाना विकास है। ठीक है, मिसाल के लिए इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे उद्योगपति इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होगा। मतलब विकास का अर्थ किसी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। उस समय भी ऐसा था, आज भी ऐसा है। इस कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवादों से परे नहीं होती है। और आज भी देखा होगा कितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब विकास को ही जो है टारगेट करती है, लेकिन विकास पर चर्चा भी होती है और विकास के क्या तरीके होते हैं, डेवलपमेंट के क्या तरीके होते हैं, सब अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। आज़ादी के बाद के पहले दशक में इस सवाल पर खूब बहसें हुई, खास करके कब 1951 से लेकर के 1960 के दशक में विकास को लेकर के खूब सारी चर्चाएं हुई। उस वक्त लोग बाग जो है विकास की बात आते ही पश्चिम का हवाला देते थे, क्योंकि उनको ये लगता था पश्चिम का मतलब यहाँ हो गया कि जो यूरोप है और अमेरिका है वहाँ का हवाला देते, क्योंकि वहाँ विकास बहुत ज़्यादा हुआ था। कि विकास का पैमाना पश्चिमी मुल्क है। आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं कि विकास का अर्थ था ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना, और आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। इसलिए देखा होगा आज हम जब विकास की बात करते हैं तो तुलना किससे करते हैं? अमेरिका से तुलना करते हैं, यूरोप से तुलना करते हैं, उन्हें हम पश्चिमी दुनिया कहते हैं, उन्हें हम पश्चिमी औद्योगिक देश कहते हैं। माना जाता है कि पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिस तरह पश्चिमी मुल्कों में आधुनिकीकरण के कारण पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवाद उदारवाद का उदय हुआ। याद रखना, जब हम पूंजीवाद को अपनाते हैं तो याद रखना शहरों में उद्योगों का विकास होता है तो गांवों का विकास टूट जाता है, गांव गरीब होते जाते हैं और जो सामाजिक संरचना होती है, जो संयुक्त परिवार होता है, वो सब टूट जाते हैं। तो उसी को लिख रहा है, सामाजिक संरचनाएं टूट जाती हैं, भाई भतीजावाद टूट जाता है, सग संबंधी टूट जाते हैं, ये जो आपका क्या कहते हैं कल्चर होता है, पहनावा होता है, सब जो है टूट जाते हैं। ठीक है, उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होगा। आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता है। ठीक है, माना जा सकता है। तो आधुनिकीकरण को हम क्या कहते हैं? समृद्धि, भौतिकी
भौतिक रूप से प्रगति होना, वैज्ञानिक तर्क बुद्धि होना, इसको हम क्या कहते हैं? इस सबको हम आधुनिकीकरण के रूप में ही जानते हैं। विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील और अल्पविकसित बता करके उसके बारे में अपनी बातें कहता था। ठीक है, तो आज भी देखा होगा कुछ विकसित देश हैं, कुछ विकासशील देश हैं, कुछ अल्पविकसित देश हैं, सबकी अलग अलग कैटेगरी है और सबको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है और यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास दो मॉडल थे, एक उदारवादी पूंजीवादी, और यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया था। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा मॉडल समाजवादी मॉडल भी था। तो हमारे पास दो मॉडल थे, एक तो पूंजीवादी मॉडल था, एक आपका समाजवादी मॉडल था। लेकिन हमने कौन सा मॉडल अपनाया? हमने दोनों मॉडल को अपना लिया। इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो कैसा है? मिश्रित है। इसे सोवियत संघ से अपनाया था। आप इन दोनों विचारधाराओं के बारे में पढ़ चुके हैं और आप यह भी जानते हैं कि दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला था। इसी समय उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। भारत के कई लोग ऐसे थे जो समाजवाद को मानना चाहते थे और उसी से प्रभावित थे, क्योंकि उस समय रूस बहुत ज़्यादा विकास कर रहा था, खासकर सोवियत संघ। ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के जो है नेहरू तक इसमें शामिल थे। अमेरिकी तर्क पूंजीवादी विकास के पैरोकार बहुत कम थे। उस समय लोग अधिकांश समाजवादी ही थे। पूंजीवाद को मानने वाले लोग उस समय भारत में कम थे, खास करके 1951 से 60 के दशक में। आज़ादी के दौरान आंदोलन के दौरान ही एक सहमति बन गई थी कि नेताओं को कि इस पसंद में ये जो है यही सहमति प्रतिबिंबित हो रही थी, क्योंकि भारत के जो तमाम नेता थे वो जो है, क्योंकि ब्रिटेन हमारे पर अधिकार किया था और ब्रिटेन पूंजीवादी था, तो लोग समाजवाद की ओर झुकते चले गए। राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आज़ाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकारों के एकदम अलग होंगे, क्योंकि उनके मन में था कि हमें अंग्रेजी पद्धति को अपनाना ही नहीं है। आज़ाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही यह बात भी साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम पर का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। ठीक है, नेताओं ने इन बातों को लेकर बहस छिड़ी। कुछ औद्योगिकरण को उचित रास्ता मानते थे तो कुछ की नज़र में कृषि और का विकास और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी था। तो याद रखना, हमारे देश के नेताओं में काफ़ी मतभेद था। तो कुछ लोग चाहते थे कि गरीबी दूर की जाए, ग्रामीण विकास किया जाए, ठीक है, और कुछ लोग चाहते थे कि औद्योगिकरण अपनाया जाए। तो दो अलग अलग विचारधाराएं हमारे देश में चल रही थी। आप यह देख सकते हैं, ये योजना आयोग के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे कौन? नेहरू जी कर रहे थे। उस समय योजना आयोग की बैठक ऐसे होती थी और उस समय जो लोग आते थे उनके साथ ऐसे ही डिस्कशन होता था और अलग अलग मुद्दों पर बातें होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप यह देख सकते हैं योजना आयोग क्या है, जिसे हम नीति आयोग कहते हैं। तो योजना आयोग का काम क्या था? नीतियों को, खास करके पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लिखा है, योजना आयोग पिछले साल आपने भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार नाम की किताब में पढ़ी थी। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें योजना आयोग का कोई जिक्र आया था या नहीं आया था? दरअसल योजना आयोग का जिक्र इस किताब में कहीं नहीं आया था। इससे पहले जो है कहीं बताया नहीं गया था, क्योंकि योजना आयोग संविधान द्वारा स्थापित बाकी आयोगों या अथवा दूसरे निकायों की तरह नहीं है। अर्थात योजना आयोग कोई संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, एक गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए की थी। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता था, मतलब सलाहकारी भूमिका में, और इसकी सिफारिशें तभी प्रभावकारी हो पाती थी जब मंत्रिमंडल इन्हें मंजूर करे। तो योजना आयोग जो सिफारिश करती थी उसको अगर मंत्रिमंडल प्रस्ताव कर देता था तभी उसको माना जाता था, या अन्यथा नहीं मानते थे। जिस प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग की स्थापना हुई उसमें इसके कार्यों के दायरे का उल्लेख करते हुए कहा गया था कि भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह बात जो है विशेष रूप से कही गई है कि राज्य एक ऐसे समाज रचना को बनाने जो है बचाते हैं, लोगों
की भलाई के लिए प्रयास करेगा, जहां राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना से जो है अनुप्रमाणित हैं। राज्य अन्य बातों के अतिरिक्त अपनी नीतियों को इस तरह बनाएगा और अमल में लाएगा कि, तो योजना आयोग को क्या क्या कहा गया था, क्या करना था? तो पहला था आपका, स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का बराबर बराबर अधिकार हो, यही नीति बनानी थी। पर समुदाय के भौतिक संसाधनों की जो है मिल्कियत, मतलब मालिक जो है, और नियंत्रण को इस तरह से बांटा जाएगा कि उनमें सर्व सामान्य की जो है क्या हो, भलाई हो सके, आम जनता की भलाई हो सके और सबके पास भौतिक संसाधन इकट्ठा न हो सके। अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह से नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन के साधन एकाध जगह केंद्रित हो जाए और जन सामान्य की भलाई बंधित हो जाए। मतलब यह हुआ कि अर्थव्यवस्था का संचालन ऐसा करना है कि केवल कुछ लोगों के पास पूंजी इकट्ठा ना हो, समाज के हर वर्ग, अंतिम व्यक्ति तक लाभ होता रहे और सबको जो है विकास का लाभ मिलता रहे। ठीक है, तो ये योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य था। अब हम बात करेंगे नियोजन की। नियोजन का मतलब होता है प्लान, जो प्लानिंग होती है उसको नियोजन कहते हैं। तो मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता है और सरकार के लिए जरूरी है कि वह विकास का एक खाका या अथवा योजना तैयार करें। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन की विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। तो नियोजन मतलब होता है कि योजना के अनुसार काम करना, इसे हम आयोजन भी कहते हैं। प्लानिंग के अनुसार काम करना, ये पूरे दुनिया में इसका डिस्कशन शुरू हुआ कि जो भी काम करना है बिल्कुल प्लानिंग के अनुसार करना है, और आज भी ऐसा होता है। हम लोग पढ़ाई भी करते हैं तो प्लानिंग के अनुसार ही करते हैं। यूरोप महामंदी का शिकार होकर के कुछ सबक सीख चुका था। ठीक है, 1930 की जो महामंदी थी। जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर खड़ी कर ली थी। ठीक है, सोवियत संघ ने 1930 अथवा 40 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी कि जितने देशों ने गरीब थे या जो देश संकट से गुजर रहे थे, सब ने अपनी अपनी योजना बनाई, नियोजन बनाया और सब आर्थिक विकास की जो है पथ पर चलने लगे। तो पूरी दुनिया में नियोजन की बातें होने लगी। इस तरह देखें तो योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था। दरअसल यह कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। हम आम तौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशक, मसलन उद्योगपति और बड़े व्यापारिक जो उद्यमी होते हैं, वो नियोजन के पक्ष में नहीं होते हैं। वह एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं। याद रखना, नियोजन जो होता है उसको पूंजीवादी लोग विरोध करते हैं क्योंकि उसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। जहां पूंजीवाद के बहाव पर सरकार का कोई अंकुश ना हो, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ, इसे हम बॉम्बे प्लान कहते हैं। बम्बई के 8 उद्योगपति मिल करके एक जो है विकास का एक अलग पैमाना उन्होंने खींचा था, जिसे बॉम्बे प्लान कहते हैं। तो ये कब आया था? 1944 में आया था। इस समूह के ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था का चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया है। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक अथवा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो अथवा वामपंथी, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। तो चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सब चाहते थे कि एक नियोजित अर्थव्यवस्था बने, एक योजना अनुसार काम किया जाए। भारत के आजाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। आज इसी को हम नीति आयोग कहते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। भारत अपने विकास के कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, इसको बनाने में योजना आयोग का बहुत बड़ा योगदान था। इसी ने जो है भारत के विकास के लिए एक रणनीति अपनाई और एक जो है विजन तैयार किया। शुरुआती कदम क्या रखा गया? सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना। तो पंचवर्षीय योजना सबसे पहले कहाँ अपनाई गई थी? सोवियत संघ में। तो अगर पूछा जाए कि पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है, तो सोवियत संघ से अपनाया गया है। ठीक है, इसके पीछे एक सीधा साधा विचार था कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। मतलब यह हुआ कि पंचवर्षीय योजना में 5 साल के लिए कोई लक्ष्य रखा जाएगा और उस लक्ष्य के अनुसार ही काम किया जाएगा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का ही प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो इस योजना के अनुसार जो है आपका केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें के बजट को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जो है
यह हिस्सा गैर योजना व्यय का था। ठीक है, तो जो याद रखना, जो योजना में पैसा ना खर्च हो उसे हम क्या कहते हैं, गैर योजना व्यय कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दैनिक मतलब कि प्रतिदिन मदों पर खर्च करना था। दूसरा हिस्सा योजना व्यय का था। योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 साल की अवधि में खर्च करना था। तो एक होता है योजनागत व्यय, एक होता है गैर योजनागत व्यय। तो जो योजना के अनुसार काम किया गया है उसमें जो है कुछ प्राथमिकताओं को रखा गया, जैसे सड़क बनाना, कृषि रखना, या उद्योग विकास करना, या फिर परिवहन का विकास करना, ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, पूंजीगत व्यय कहते हैं। और अगर मान लीजिए कहीं पे हम जैसे कुछ और खर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने जो है कुछ पैसा अनुदान में कहीं दे दिया, उसे हम क्या कहते हैं, गैर योजनागत व्यय कहते हैं। पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक फायदा यह था कि सरकार ने अपने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती थी और वह अर्थव्यवस्था की लंबी अवधि के हस्तक्षेप पर काम करती थी, तो एक उसको टारगेट मिल जाता था सरकार को। तो पंचवर्षीय योजना मतलब एक टारगेट बनाना जिसके अनुसार काम करना था। आगे बढ़ते हम लोग। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ और इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। इससे देश में जो है गहमा गहमी का माहौल पैदा हुआ, मतलब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जीवन के हर क्षेत्र के लोग, मसलन बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी और गैर सरकारी पद क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान, राजनेता आदि ने योजना के दस्तावेज पर व्यापक बहस जो है मुसाबिस जो है चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इस समय यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कशन शुरू हुआ और हर वर्ग के लोग डिस्कशन करना शुरू कर दिए, विवाद करना शुरू कर दिए। नियोजन को लेकर के देश में जो गहमागहमी पैदा हुई वह 1956 से चालू दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ साथ अपने चरम पर पहुंच गई, क्योंकि हर वर्ग चाहता था कि हमारे लिए कुछ हो, लेकिन योजना में सबके लिए काम नहीं हो पाया। फिर 1961 की तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय तक यह माहौल जारी रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से चालू होनी थी, लेकिन इस वक्त तक नियोजन का जो है नयापन एक हद तक मंद पड़ गया था, क्योंकि 2 युद्ध हुआ था, एक पाकिस्तान के साथ, एक चीन के साथ, और भारत गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था। तो इसमें 2 घटनाएं घटी थी। एक तो 5 साल के अंदर चीन और भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और दूसरा इसी समय बहुत सारा अकाल पड़ा था, हमारे देश में सूखा पड़ा था, तो बहुत ज़्यादा कृषि को लेकर के हानि हुई थी। सरकार ने पंचवर्षीय योजना को थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया, विराम लेने का फैसला कर दिया। तो याद रखना 1967 से लेकर के 1969 तक जो है योजना अवकाश का समय माना जाता है। हालांकि इन योजनाओं की प्राथमिकता और जो प्रक्रिया को लेकर के अनेक आलोचनाएं सामने आई, लेकिन यह इस बात जो है एक बात सच है कि इस वक्त भारत के लिए आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ चुकी थी। तो बुनियाद तो पड़ चुकी थी योजना के माध्यम से, लेकिन इतनी ज़्यादा इसमें दस्तावेज में ऐसे प्रावधान किए गए थे कि कोई उससे खुश था तो कोई खुश नहीं था। तो यहीं से जो है हमारे देश में वाद विवाद जो है तेजी से आगे बढ़ने लगा। आगे बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की। तो लिखा है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब शुरू हुई थी, तो 1951 से 56 तक चली थी, कि कोशिश देश को गरीबी के जो है मकड़ जाल से क्या करना था, निकालने का था। इसीलिए पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि को रखा गया। पहले सबका पेट भरना जरूरी है। ठीक है, योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों में एक जो है KN राज थे। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा, और पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था, क्योंकि कृषि क्षेत्र को मजबूत करना बहुत जरूरी था। इसी कारण इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। तो जो हीराकुंड बांध बनाया गया है, भाखड़नगर बांध बनाया गया है, ये सब पहली पंचवर्षीय योजना में ही बनाया गया था। अगर हम कृषि पर विकास करें, जोर देते हैं, तो हमें उस कृषि के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, सिंचाई। तो हमें सिंचाई के लिए बड़े बड़े डैम बनाना जरूरी होगा। विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को जो है गहरी मार लगी थी। गहरी मार क्यों लगी थी? मान लीजिए भारत का जब विभाजन हुआ था तो गेहूं का क्षेत्र कहाँ चला गया था, पाकिस्तान में, पंजाब वाले क्षेत्र में, और जूट और चावल का क्षेत्र कहाँ चला गया था, ये भी पाकिस्तान में चला गया, बंगाल वाले क्षेत्र में। तो भारत को कृषि क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ था, इसलिए पहले कृषि को इसमें टारगेट पहली पंचवर्षीय योजना में किया गया, और इसी क्षेत्र पर तुरंत ध्यान देना जरूरी था। भाखड़ा नागल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई। इस पंचवर्षीय योजना में माना गया था कि देश में भूमि के वितरण का जो ढर्रा मौजूद है
उससे कृषि के विकास को सबसे बड़ी बाधा पहुंचती है, इसलिए भूमि सुधार किया गया, चकबंदी की गई। इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया, मैंने बताया था। और हमारे देश की जो पहला संविधान संशोधन था उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, उसमें भूमि सुधार को ही ऐड किया गया था। तो भूमि सुधार को करना बहुत जरूरी था, नहीं तो कृषि का विकास नहीं हो सकता था। एक तरफ सिंचाई व्यवस्था की गई और भूमि सुधार किया गया। देश के विकास की बुनियादी चीज माना गया। योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का था, या तभी संभव था जब लोगों की बचत उनके खर्च से ज्यादा हो। ठीक है, मतलब जितना बचत हो उससे जो है खर्चों से ज़्यादा हो, तो लोग जब ज़्यादा बचत होगी तो लोग ज़्यादा पैसा निवेश करेंगे। 1950 के दशक में खर्च का स्तर भी बहुत नीचे था, इसे अब और कम नहीं किया जा सकता था। योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की। यह काम भी कठिन था, क्योंकि देश में रोजगार के काबिल जितने लोग थे उनकी तुलना में देश का मौजूदा पूंजी भंडार कम था। बहरहाल नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ गई, तो लोगों को बचत करने के लिए जो लोगों को प्रेरित किया गया था। लेकिन यह बचत उम्मीद के अनुरूप नहीं थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में इससे कहीं ज्यादा बचत की उम्मीद की गई थी। बाद के दिनों में यानी 1960 के दशक से लेकर के 70 के दशक के शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी आई, क्योंकि लगातार सूखा पड़ा, युद्ध हुआ, इस कारण लोग अपने पैसे को बचा नहीं सके और बचत जो है धीरे धीरे कम होती चली गई। अब आते हैं औद्योगिकरण की तेज रफ्तार। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें किसको अपनाया गया? उद्योगों के विकास को अपनाया गया, कि उद्योग के विकास को किया जाए और औद्योगिकरण को अपनाया जाए। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। अगर भारी उद्योग नहीं होंगे, इस्पात अगर नहीं बनेगा, तो उससे अन्य उद्योगों के लिए जो है कच्चा माल नहीं मिलेगा। पीसी महलनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्री और योजनाकारों की एक टोली ने इस योजना को तैयार किया, इसीलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या कहते हैं? पीसी महलनोबिस मॉडल भी कहते हैं। आगे लिखा है, पहली योजना का जो है मूल मंत्र था धीरज, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश थी तेज गति से संरचनात्मक बदलाव लाने की। तो पहली पंचवर्षीय योजना में धीमे गति से विकास करने की बात कही गई थी, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र गति से विकास करने की बात कही गई। इसके लिए हर संभव दिशा में बदलाव की बात तय की गई थी। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ाने में मदद मिली, चूंकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे। इसीलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी, संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था। दरअसल औद्योगिकरण पर इस दिए गए जोर से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम मिला और यहीं से भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से रन करना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहरहाल इसके साथ कुछ समस्याएं भी थी। भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ तकनीक नहीं थी, तो हम तकनीक के मामले में पिछड़ते चले गए और विश्व बाजार से जो है प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती थी, क्योंकि हमारे पास पैसा उतना था नहीं कि हम नई नई तकनीक को खरीद सकें। इसके अतिरिक्त उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया, मतलब कि हमारे यहाँ उद्योगों में लोगों ने ज़्यादा पैसा लगाया कृषि की अपेक्षा। ऐसे में खाद्यान्न संकट की आशंका अलग से सता रही थी। भारत की योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने में भारी कठिनाई हुई, क्योंकि उद्योग और कृषि दो अलग अलग बातें थी और दोनों का विकास बहुत जरूरी था। तीसरी पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना से कुछ खास अलग थी, अलग नहीं थी। आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि इस समय से योजना की रणनीतियों में सीधे सीधे शहरों की तरफदारी होती नजर आ रही थी। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि कृषि की जगह उद्योग को प्राथमिकता दे करके गलती की गई। कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि भारी उद्योगों की जगह कृषि आधारित उद्योगों पर जोर दिया जाए। तो मतलब कि जब उद्योगों पर जोर दिया गया तो उससे लोगों ने विरोध किया कि अभी कृषि को ही आगे बढ़ाना था, उद्योग की इतना आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन दोनों की जरूरत थी, जिसमें जो है भारत को काफी सफलता भी मिली और कई असफलताओं का भी सामना भारत को करना पड़ा। ठीक है, अब हम लोग विकेंद्रित नियोजन को समझ लेते हैं कि विकेंद्रित नियोजन किसे कहते हैं। तो इसको कहते हैं जो है डिसेंट्रलाइज कहते हैं, कि अगर हम नियोजन को अलग अलग स्तर पर लागू करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विकेंद्रित नियोजन कहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर नियोजन केंद्रीकृत ही हो, मतलब कि केवल एक ही जगह से नियोजन जरूरी नहीं है। ऐसा भी
नहीं है कि नियोजन का मतलब हमेशा उद्योगों और बड़ी बड़ी परियोजनाओं से ही लगाया जाए। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य जो है वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। तो केरल आज मॉडल किसी भी राज्य में देखा जाता है, उसमें सबसे अधिक केरल का विकास क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने सबसे अधिक किस पे जोर दिया? शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, भूमि सुधार पर, इसीलिए गरीबी उन्मूलन पर। इसीलिए अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल टॉप पर है। केरल में प्रति व्यक्ति आय जो है अपेक्षाकृत कम है और यहाँ औद्योगिक आधार भी तुलनात्मक रूप से कमजोर है। लेकिन इसके बावजूद केरल में साक्षरता दर 100% है, क्योंकि वहाँ शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया गया। आयु प्रत्याशा बढ़ी है और वहाँ शिशु मृत्यु दर मतलब बच्चों की संख्या मरने की बहुत कम है, मातृत्व मृत्यु दर बहुत कम है और जन्म दर भी वहाँ कम है। केरल में लोगों को कहीं ज़्यादा चिकित्सा सुविधा मुहैया है अन्य राज्यों की तुलना में। 1987 से 1991 के बीच सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल नाम से एक अभियान चलाया था, जिसके अंतर्गत विकास के अभियान जो है अगर चले और जिसमें विज्ञान और पर्यावरण के मामले में 100% साक्षरता का जो अभिप्राय शामिल था। तो इसीलिए केरल ने सबसे अधिक जोर किस पे दिया? शिक्षा पर, स्वास्थ्य पे दिया, इसलिए आज वो टॉप पर है। इन अभियानों की रूपरेखा इस तरह बनाई गई थी कि लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की गतिविधियों में सीधे शामिल किया जा सके। केरल में इस बात के भी प्रयास किए गए थे कि लोग जो पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पे नियोजनाओं को तैयार करने में शामिल हों। इसी को कहते हैं विकेंद्रीकृत नियोजन कहते हैं। तो केरल आज आगे क्यों है? तो हम इस पे पता लिख सकते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे अधिक पैसा किस पे खर्च किया? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पर, लोगों के खाने पीने पर। इसीलिए केरल हर मामले में आज आगे है। ठीक है, यहाँ पर हम पहली और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में थोड़ा अंतर को देखेंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना को रेड से और द्वितीय पंचवर्षीय योजना को ब्लू से दिखाया गया है। तो कृषि का विकास जो है अगर देखा जाए तो पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा था, जबकि जो सामुदायिक विकास द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा था। सिंचाई और बाढ़ पर पहली पंचवर्षीय में ज़्यादा किया गया था। ठीक है, और नियंत्रण का काम जो है कम हुआ था। उद्योग और खनन देखा जाए तो द्वितीय पंचवर्षीय में सबसे ज़्यादा था। परिवहन और संचार का विकास द्वितीय पंचवर्षीय में सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ। ऊर्जा जो है पहली पंचवर्षीय में सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ पर जल विद्युत के लिए बड़े बड़े डैम बनाए गए थे। सामाजिक सेवाओं पे पहला खर्चा सबसे अधिक कहाँ हुआ? पहली पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और जो है देखा जाए तो एक तरह तुलनात्मक दिखाया गया है कि अलग अलग सेक्टर में कैसे विकास किया गया था। तो इस एनसीईआरटी में जो महत्वपूर्ण चीज़ थी मैंने बता दिया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। इसी तरह की एनसीईआरटी आपको लगातार मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।